कहां तक पढ़ लिए थे लास्ट वाली क्लास में हम लोग? क्रिटिकल एंगल सवाल नहीं लगाए थे ना भाई क्रिटिकल एंगल का? नहीं। चलो आओ पहले सुनो जरा, कहानी सुना तो। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। चलो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में बेसिक बात क्या क्या पढ़ी थी हम लोगों ने, कि अगर मान लो हम कहें कि ये तुम्हारे पास एक इंटरफेस है, नीचे है एक मीडियम और ऊपर है एयर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू और ऊपर वाले का 1। अगर हम यहां पर कोई एक बल्ब लगा दें तो बताओ भाई क्या होगा? ऐसे ही लाइट बेंड होगी, डेंसर से रेयर जाएंगे, अभी तो नॉर्मल होती जाएगी। एक एंगल ऐसा आएगा जिसपे क्या होगा, लाइट सरफेस के ऊपर ग्रेस कर जाएगी, यहां 90। इसी को क्या बोलते हैं? क्या जस्ट इसी पर अगर थोड़ा सा भी आगे बढ़ोगे तो ये लाइट इधर मुड़ जाएगी? अरे क्लैरिटी है? मतलब एग्जैक्ट क्रिटिकल एंगल कुछ होता नहीं है, या तो आप थोड़ा सा पहले हो या तो आप थोड़ा सा बाद में। ठीक, बढ़िया। अब सुनना भैया, यहां पर अगर हम कहें कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर है, तो लाइट अपने पाथ से कितना बेंड हुई? आर माइनस आई। डेल्टा बराबर कितना? आर माइनस आई। डेल्टा बराबर आर माइनस आई। अच्छा सोचो, इस पॉइंट पर लाइट दो बेंडिंग शो की है। एक तो ये वाला जिसको आप डेल्टा क्या लिख रहे हो? 90 माइनस सी, वही आई बराबर सी हो गया ना, 90 माइनस सी। अच्छा दूसरा क्या सोच रहे हो आप? बोलो बोलो बोलो। एक ये वाला कितना है? 180 माइनस 2c। अरे क्लियर है ना? दीज आर वेरी ब्यूटीफुल पॉइंट्स इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है ना? तो क्या इसका ग्राफ खींचे थे? अरे ग्राफ खींचे थे ना? क्या ग्राफ था भाई? डेल्टा वर्सेस आई का। पहले तो ग्राफ अपना ऐसे चला, कहां तक? आई इक्वल्स टू सी तक। अरे क्लियर है? आई इक्वल्स टू सी तक। और यहाँ पे डेल्टा कितना है? 90 माइनस सी। उसके बाद कितना हो गया? 180 माइनस 2c। और इसके बाद क्या स्ट्रेट लाइन आ गई? अरे स्ट्रेट लाइन आ गई ना? क्यों स्ट्रेट लाइन आई? देखो ना, इसके बाद अगर आप कोई सा भी एंगल ऑफ इंसिडेंस देखोगे तो इस पर जो लाइट बेंड होगी, अगर हम कहें कि ये एंगल आई है, तो इसका जो पूरा बेंडिंग होगा वो कितना होगा? 180 माइनस 2i। क्या इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन देता है? डेल्टा बराबर 180 माइनस 2i। क्या ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन देता है? अगर मेरे से कोई ये थीटा भी पूछ ले तो क्या मैं बता सकता हूँ? tan थीटा बराबर 2, tan थीटा बराबर 2। आंटी ये y है, ये c है, ये माइनस mx है। m को बोलते हैं स्लोप। m को क्या बोलते हैं? स्लोप। और स्लोप बराबर क्या हो गया? tan थीटा। tan थीटा बराबर 2, तो थीटा बराबर tan इनवर्स 2। नहीं आया? आ गया? दीज आर ब्यूटीफुल पॉइंट्स ऑफ TIR। अच्छा TIR में एक और बात पढ़े थे कि साइन c जो होता है क्रिटिकल एंगल, वो किसके बराबर होता है? 1/μ के। किसके लिए? अगर एक मीडियम एयर हो, इफ रेयरर मीडियम इज बोलो भाई, रेयरर मीडियम इज एयर। ठीक है ना? अगर नहीं है ऐसा तो साइन सी बराबर क्या हो रहा था? म्यू रेयर अपॉन म्यू डेंसर। साइन सी क्या हो रहा था? म्यू रेयरर अपॉन म्यू डेंसर। ठीक है ना? लाइट कैसे जाएगी ये बताओ? लाइट कैसे जाएगी? डेंसर से रेयरर की रेयरर से डेंसर? डेंसर से रेयरर। तो डेंसर से रेयरर जा रही, तो इसको लिखने का तरीका म्यू आर बाई म्यू डी। अरे क्लियर है ना? तो साइन सी बराबर म्यू आर बाई म्यू डी। पक्का? नहीं आया? सोचो, आसान है यार। ये बताओ, साइन का वैल्यू क्या हमेशा 1 से छोटा होगा? तो ये छोटा तभी मिलेगा जब ऊपर कौन सा मीडियम होगा? रेयरर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। ठीक है ना? अदरवाइज तो 1 से बड़ा मिल जाता। तो एक तरीका ये भी है याद रखने का। अरे क्लैरिटी है ना? अदरवाइज तुम स्नेल्स लॉ से समझो। अगर हम कह रहे हैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 2 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1 है, तो बताओ लाइट कहां से कहां जा रही?
तो म्यू2 में इस पॉइंट पर पी पॉइंट पर कितना एंगल बन रहा है? म्यू2 साइन सी बराबर कितना? म्यू1 साइन 90। अरे बन रहा है ना हो। तो साइन सी बराबर देखो क्या बना, म्यू1 अपॉन म्यू2। कौन रेयरर है? कौन रेयरर है? म्यू1। कौन डेंसर है? क्लियर है क्या? अच्छा, टीआईआर का नाम सुने थे ना? टीआईआर की दो कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है? लाइट कहां से कहां जानी चाहिए? लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम कहां से कहां? डेंसर टू रेयरर। अच्छा, दूसरी बात क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू क्रिटिकल एंगल। क्या ये दो था? अरे यही दो तो था, पक्का जी। इसी की एक बहुत सुंदर एप्लीकेशन है जिसको बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल फाइबर। ग्राफ समझ आया था? ग्राफ समझ आया था? चलो, इसके बाद अगला हिस्सा है हमारा एप्लीकेशन ऑफ टीआईआर। सबसे पहली एप्लीकेशन है भाई साहब 190 डिग्री शिफ्ट। क्या भाई साहब? 90 डिग्री शिफ्ट। अगर मान लीजिए हम आपसे कहें, क्या कहें कि आपके पास एक प्रिज्म है इस तरह का, ठीक है ना? ये एंगल है 90 डिग्री, ये है 45 और ये है 45। आइसोसेलेस हो जाएगा? हो जाएगा ना? क्यों भाई, दोनों साइड्स बराबर है। अरे क्लियर है क्या? अच्छा सुनना जरा, अगर हम कहें, क्या कहें कि भाई साहब यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा था, तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनानी है अपने को, तो क्या यहां से एक रे निकलेगी? अरे क्या यहां से एक रे निकलेगी? ये बताओ, ये एंगल कितना बनेगा? ये 45 है, ये 90 है, ये कितना है? 45 है, तो ये भी कितना होगा? 45 डिग्री। और इसका जो क्रिटिकल एंगल होता है ना ग्लास का, क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास, ये होता है 42 डिग्री। कितना भाई साहब? 42 डिग्री। तो ये बताओ, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा है कि नहीं है? अरे है ना? तो लाइट क्या करेगी? रिफ्लेक्ट कर जाएगी इसी मीडियम में। कितने एंगल से? एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा? 45 डिग्री। 45 डिग्री से लाइट रिफ्लेक्ट कर जाएगी। अब सोचो, ये एंगल कितना है? 45। तो ये भी क्या 45 डिग्री से रिफ्लेक्ट कर जाएगी? अब सोचो क्या इमेज ऐसे बन जाएगी? अरे बनी कि नहीं बनी यार? देखो ना, बॉटम वाली रे यहां आ गई, टॉप वाली रे यहां आ गई। कितना डिग्री शिफ्ट हुआ? ऑब्जेक्ट ऐसा रखा था और इमेज ऐसी बनी। कितना डिग्री शिफ्ट हुआ? 90 डिग्री। ये एप्लीकेशन है टीआईआर का। हाँ बोलो, क्या चीज? नहीं नहीं, ये प्रिज्म है। हाँ क्या था, मिलेगा क्यों बे? वायलेंस थोड़ी, यहाँ से रे निकली है, यहाँ टकराई है, यहाँ आई है, यहाँ से रे निकली, यहाँ टकराई, यहाँ आई है, इसके बीच में से सारी रेस टकरा के यहाँ पहुंची है, तो यहाँ इमेज नहीं बनेगा। बैटरी जलाए हो कभी? टॉर्च जलाए हो? बीम निकलता है ना, उसका इमेज वहां बनता है ना, इंटरसेक्ट कर रहा है। नहीं, कॉमन सेंस लगाओ थोड़ा यार। अच्छा, इसी का दूसरा एप्लीकेशन है, देखो, ये तुम्हारे पास 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है, और ये 90 डिग्री। और ग्लास प्रिज्म में तो क्रिटिकल एंगल कितना है? क्रिटिकल एंगल कितना है? बोलो बोलो बोलो। 42 ना? अब मान लो ये तुम्हारे पास एक ऑब्जेक्ट रखा था, इस ऑब्जेक्ट से एक बीम ऐसे निकल के पड़ी, एक बीम ऐसे निकल के पड़ी। अब जब मैं इस पर कभी नॉर्मल खींचूंगा तो ये एंगल कितना होगा? 45 डिग्री होगा। अरे 45 होगा ना? तो ये वाली रे कहां आ जाएगी? नीचे। अरे टीआईआर शो करेगी ना। अब फिर ये वाली भी टीआईआर शो करेगी कि नहीं करेगी? ये भी टीआईआर शो करेगी। अब सोचो, फिर जब तुम यहां से नॉर्मल खींचोगे, यहां से नॉर्मल खींचोगे, फिर 45 बन जाएगा क्या? फिर क्रिटिकल एंगल से बड़ा, तो क्या लाइट रिफ्लेक्ट कर जाएगी? अब इस मीडियम पे एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो गया, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी कितना हो जाएगा? 0।
इस इंटरफेस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी जीरो। देखो क्या इमेज ऐसे आ गई, अरे आई कि नहीं आई? देखो कितना डिग्री शिफ्ट हुआ, कितना ऐसे रखा था, ऐसे बन गया, कितना शिफ्ट हुआ 180 डिग्री। कितना डिग्री? 180 डिग्री। और क्लैरिटी है, इसको बोलते हैं 180 डिग्री शिफ्ट। इसकी जो अगली एप्लीकेशन है उसका नाम है ऑप्टिकल फाइबर। बहुत दमदार एप्लीकेशन, ठीक है ना? ध्यान से सुनेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। उससे एक बहुत छोटा सा सवाल आता है, मतलब लास्ट टू लास्ट ईयर एक लाइन का सवाल था, जेई मेंस में पूछा गया था, तो हो सकता है कि नीट में भी पूछ लिया जाए। बहुत सिंपल सवाल। सवाल क्या? ऑप्टिकल फाइबर जानते हो क्या होता है, किस लिए यूज किया जाता है? किस लिए भाई? नेटवर्किंग के लिए। क्या ट्रांसफर करते हैं ऑप्टिकल फाइबर में? कि लाइट, लाइट इन द फॉर्म ऑफ डेटा। समझे ना? जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, अगर सोचो अगर हमको लाइट का वेव नेचर अगर नहीं पता होता, हाँ, तो हम कभी भी लाइट के माध्यम से सिग्नल ट्रांसमिट नहीं कर पाते, ठीक है ना? तो हुआ क्या कि हमको लाइट रे भी दिखा और लाइट कैसा दिखा, वेव भी। तो हमने कहा लाइट के ऊपर हम किसी सिग्नल को एक एंड से दूसरे एंड ले जा सकते हैं जितनी रफ्तार से लाइट जा रही है, ठीक है? तो उसके लिए जो सबसे अच्छा तरीका ढूंढा हम लोगों ने सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करने के लिए, वो ढूंढा ऑप्टिकल फाइबर। जैसे आप मोबाइल फोन में कोई फोटो क्लिक किए, उसको आपने फेसबुक पे अपलोड किया, फिर उसके बाद उसको डिलीट कर दिया, तो कुछ डिलीट, ये बात जान लीजिए, कुछ डिलीट नहीं होता। समझ रहे हैं ना? आपके मोबाइल फोन का एक एक डेटा आप पूरा फॉर्मेट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एवरीथिंग कैन बी रिट्राइव्ड। तो कुछ भी डेटा, कोई भी डेटा डिलीट नहीं होता। होता क्या है, उस डेटा का, हर एक डेटा का एक इंडिविजुअल कोड होता है, जिसके थ्रू हम उस डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करते हैं। जैसे मोबाइल फोन में टावर्स होते हैं ना, टावर्स होते हैं ना, ये टावर्स का काम है कि यहां से सिग्नल, जैसे तुमने यहां से फोन मिला है, तो इन टावर्स का काम है विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड यहां से तुम्हारी तुम्हारी एनर्जी को उठाएंगे, तुम्हारा जो भी तुम बात कहे रहोगे, चाहे बोले रहोगे, चाहे वीडियो देखे रहोगे, उसको बाई द इन्फ्लुएंस ऑफ टावर्स वहां से उठाएगा और उन जगह तक लेकर जाएगा जहां पर ऑप्टिकल फाइबर्स है। क्लियर? डेटा हवा में आप बहुत दूर तक डेटा ट्रांसमिट नहीं कर सकते, जो डेटा ट्रांसमिशन की टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं। इसके बाद एक नई टेक्नोलॉजी आने वाली है जिसमें डेटा माइक्रोवेव्स पे ट्रांसफर होगा, और उसको कहेंगे सैटेलाइट इंटरनेट। इंफ्रारेड और माइक्रोवेव्स यूज की जाएंगी डेटा ट्रांसमिशन के लिए। तो जो सैटेलाइट इंटरनेट होगा वो ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, उसका कोई पैसा नहीं लगेगा। तो फिर इंटरनेट का पैसा नहीं लगेगा, तो जो इंटरनेट पर यूजर्स हैं वो पैसा लेंगे। ऐसा नहीं है कि आपका इंटरनेट मुफ्त हो जाएगा, कुछ भी यूज करेंगे तो उसके लिए आपको पैसा देना पड़ेगा, ठीक है ना? तो वो सब अलग अलग चीजें हैं। तो उसमें क्या होगा कि आपको कहीं भी ये प्रॉब्लम नहीं रहेगा कि यहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा है, ठीक है? बट अभी भी हम क्या करते हैं कि जो हमारे टावर्स लगे होते हैं, बड़े बड़ी हाइट पे टावर्स लगाए जाते हैं, वो सिग्नल, आपके मोबाइल फोन से सिग्नल उठाते हैं। अगर मान लीजिए आपको यहाँ से यूएस किसी को फोन करना है, ठीक है ना, तो आपके डेटा से सिग्नल उठाएंगे, सिग्नल उठा के उनको ऑप्टिकल फाइबर्स में चैनलाइज करेंगे, और ऑप्टिकल फाइबर लेके जाएगा आपके सिग्नल को यूएस के टावर पे, फिर यूएस के टावर्स उसको अलग अलग जगह पर जहां जाना होगा वहां डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्या चीज? इंटरनेट कॉलिंग है ना। तो क्या ये प्रोसेस बहुत फास्ट थोड़ी है, बहुत स्लो थोड़ी है? लाइट इज ट्रेवलिंग विद द स्पीड ऑफ लाइट यार, समझ रहे हो ना? बहुत तेज रफ्तार है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में पहुंच जाएगी यूएस, ठीक है ना? तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता, ठीक है? तो देखो हुआ क्या, क्या तरीका यूज किया गया ऑप्टिकल फाइबर को बनाने का, कि एक हमने बनाया कोर और उसके बाहर लगाया एक क्लैड, ठीक है भाई? इसको बोला कोर और इसको बोला क्या, क्लैड। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू सी और क्लैड का म्यू सी एल। तो बोला म्यू सी जो है वो बड़ा है किससे, म्यू सी एल से। ये अब यहां से कोई लाइट एंटर करती है, यहां पे आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी।
जब यहां पर पहुंचेगी तो क्या ये डेंसर मीडियम है और क्या ये रेयर मीडियम है? लाइट विल शो टी आई आर, लाइट कैन शो टी आई आर, दिखा सकती है कि नहीं? हाँ। तो इसको ऐसे डिजाइन किया जाता है कि ये हर हाल में टी आई आर करे ही करे, किसी भी एंगल से फेंक दो कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी एंगल ऑफ इंसिडेंस से दे दो, अगर सिग्नल इसके अंदर गया है तो टी आई आर होगा। इसकी एक स्पेसिफिक कंडीशन होती है, क्या होती है? कंडीशन फॉर ऑलवेज हैविंग टी आई आर। कंडीशन होती है कि जो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होना चाहिए ना, किसके रिस्पेक्ट में? क्लैड के रिस्पेक्ट में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर विथ रिस्पेक्ट टू क्लैड, क्लियर? ये ग्रेटर देन √2 होना चाहिए। अगर ऐसा है तो किसी भी एंगल ऑफ इंसिडेंस पे आप डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 100% फिक्स हर जगह टी आई आर होगा ही होगा। क्लियर है? 0 डिग्री से डालोगे तो टी आई आर की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, पड़ेगी नहीं पड़ेगी। इस सरफेस पर अगर वो हिट किया तो टी आई आर करेगा ही करेगा। दिस इज अ जनरल सिचुएशन, ठीक है ना? जैसे समझना, देखो कैसे। मान लो हम कहे कि ये हमारा कोर है और बाहर एयर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो रिलेटिव है ना, हम कह रहे हैं कि कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? म्यू। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है भाई? म्यू। अब सोचो, मैं चाहता हूं कि किसी भी एंगल से लाइट पड़े तो जब यहां रिफ्रैक्ट होकर जा रही है ना, यहां से जब इसके ऊपर पड़े तो टी आई आर हो ही हो। अरे क्लियर है क्या? पक्का ना? सोचो, यहां पर एंगल आई है, क्या यहां पे एंगल आर होगा? यहां पे कितना? यहां पे भी आर, आर डैश। क्या बे, इतने अंधे हो क्या तुम लोग? राइट एंगल ट्रायंगल नहीं दिख रहा है? 90 माइनस, ठीक है ना? सोचो, अब ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। मैं जैसे जैसे आई बढ़ाऊंगा, जैसे जैसे आई बढ़ाऊंगा, मेरा आर बढ़ेगा कि घटेगा? आर बढ़ेगा, 90 माइनस आर, 90 माइनस आर घटेगा। ध्यान से सुनना, समझ पा रहे हो ना? जैसे जैसे तुम आई बढ़ाओगे तुम्हारा आर बढ़ेगा, आर बढ़ेगा तो 90 माइनस आर, अरे घटेगा ना? सोचो, आर की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? जब आई कितना हो जाए? 90 डिग्री। कितना हो जाए? तो जब आर मैक्सिमम होगा तो क्या 90 माइनस आर मिनिमम होगा? अरे क्लियर है क्या? सबसे छोटा एंगल जो उस सरफेस पर बनेगा वो तब बनेगा, यहां पर ये एंगल सबसे छोटा तब होगा 90 माइनस आर विल बी मिनिमम एट कहां पे? आई इक्वल्स टू 90 डिग्री। अरे क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस मैक्सिमम है? अरे क्लियर है ना? इससे ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस तो बना नहीं सकते हो। 90 डिग्री इधर और 90 डिग्री उधर, क्या सुना? बहुत आसान है, कुछ खास बात नहीं है, बस थोड़ा समझ आना चाहिए केवल। तो आई बराबर कितना हो गया? 90 डिग्री। इफ, अब यहां से सुनना, इफ आई इज मैक्सिमम, आर विल ऑल्सो बी मैक्सिमम, आर विल ऑल्सो बी मैक्सिमम, एंड देन 90 माइनस आर, 90 माइनस आर विल बी मिनिमम। और ये अगर क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाए, 90 माइनस आर की सबसे छोटी वैल्यू भी अगर क्रिटिकल एंगल से बड़ी हो जाए तो क्या होगा भाई? उसके बाद तो किसी भी एंगल पे ये तो बड़ा होगा ही ना क्रिटिकल एंगल से, तो क्या हर हालत में रिफ्लेक्शन होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? नहीं समझ आया? जैसे जैसे मैं आई को बढ़ा रहा हूं मेरा आर बढ़ रहा है, आर छोटा हो रहा है, आई बढ़ा रहे हैं आर बढ़ रहा है। आर कब मैक्सिमम होगा? जब आई कितना होगा? 90 डिग्री। तो आर क्या होगा? मैक्सिमम। आर क्या होगा? पल्ले पड़ा, सोच लो, देख लो। अरे पक्का ना जी? क्लियर है? अच्छा, बहुत बढ़िया। जैसे जैसे हम लाइट को यहाँ पे क्या कर दिए? बोलो 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 बोलो, यहाँ क्या कर दिए? 90 डिग्री कर दिए ना? पक्का ना जी? तो क्या हो गया? आर मेरा क्या हो गया? मैक्सिमम। आर क्या हो गया? हो गया ना? अच्छा, अब यहां ध्यान से सुनना, एक बात हम लिखें, इस वाले को अगर ऐसे लिखें, 90 माइनस आर मैक्स मस्ट बी ग्रेटर देन, बोलो
नहीं आया। अरे भाई पूरे का जो मिनिमम है वो मिनिमम तभी है ना जब आर मैक्सिमम है, तो ही तो लिखे हैं। अरे नहीं आया यार, समझ पा रहे हो ना, बात तो एक ही हो गई ना, क्लियर है ना। अच्छा ये बात, ये इंटरफेस को देखना, लाइट यहां से पड़ी कितने डिग्री पे, एंगल ऑफ इंसिडेंस मैक्सिमम कितना है, 90 डिग्री है ना, और फिर क्या लाइट इधर मुड़ गई, तो ये अपने पास क्या है, ये अपने पास क्या है, आर मैक्स है कि नहीं है, अरे है ना। क्या मैं इसको क्रिटिकल एंगल लिख सकता हूं, अरे देखो भाई लिख सकता हूं। ये कौन सा मीडियम है और ये कौन सा मीडियम है, रेयर में एंगल कितना है, तो जो डेंसर में एंगल होगा वो क्या कहलाएगा, क्रिटिकल एंगल, क्या कहलाएगा, नहीं आया। अगर रेयरर में एंगल कितना बन रहा है 90, तो डेंसर में जिस एंगल पर रेयरर में 90 बन रहा है, क्या डेंसर का ये एंगल क्रिटिकल एंगल कहलाएगा, अरे कहलाएगा। सोचो पड़े हो ना कि जब लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, तो डेंसर मीडियम में किसी एक एंगल ऑफ इंसिडेंस पर, जिस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो रहा है 90 डिग्री, उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। तो क्या लाइट अपना पाथ रिट्रेस कर सकती है कि नहीं, अगर मान लो मैं यहाँ पे मिरर लगा दूं परपेंडिकुलरली, तो ऐसे ट्रेस कर जाएगी कि नहीं, तो ये आर मैक्स क्या कहलाएगा, क्रिटिकल एंगल। अरे बात समझे ना, तो आर मैक्स की जगह मैं क्या डाल दूं, बोलो, 90 माइनस सी मस्ट बी ग्रेटर देन सी, तो 2c मस्ट बी लेस देन 90, तो c मस्ट बी लेस देन 45। अरे 45 ना, दोनों तरफ साइन ले ले भाई, साइन c बराबर कितना हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू 1/√2। अरे हो गया ना, साइन सी क्या होता है, म्यू की 1/म्यू, क्या होता है 1/म्यू, अरे क्लियर है, लेस देन 1/√2। तो देख इसको ऐसे रिवर्स कर, इसको इधर ले जा, इसको इधर ले जा, तो म्यू क्या ग्रेटर देन √2 आ गया। अरे आया कि नहीं आया, देख भाई नहीं आया, सवाल समझ आया। वैसे तुम्हें ये सब कैलकुलेशन तो नहीं पूछेगा कभी, बट तुम्हें ये याद रहना चाहिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मस्ट बी ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, √2। अरे क्लियर है ना, क्लियर है, पल्ले पड़ा, याद कर लोगे, समझ लोगे तो अच्छी बात है, नहीं तो याद कर लो, बढ़िया है। क्या पढ़े हैं, कंडीशन फॉर ऑलवेज हैविंग टी आई आर इन, कहां पे, इन ऑप्टिकल फाइबर, वो तभी होगा जब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा भाई साहब, √2 से ज्यादा, √2 से ज्यादा। कॉन्सेप्ट समझे, हमको यहाँ पे हमेशा टी आई आर चाहिए, तो इसका जो सबसे छोटा एंगल है, अगर वो भी क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाए, तो क्या अदरवाइज किसी भी एंगल पर टी आई आर होगा, अरे होगा ना। तो 90 माइनस आर की मिनिमम वैल्यू क्या ग्रेटर देन सी होनी चाहिए, तो 90 माइनस आर मैक्स क्या ग्रेटर देन सी होना चाहिए। और देख आई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी, 90 डिग्री ना, तो उस पर जो भी एंगल बनेगा क्या वो क्रिटिकल एंगल कहलाएगा, अरे क्लियर है ना, क्या कहलाएगा, क्रिटिकल एंगल, पक्का ना। हमेशा 90 डिग्री का एंगल रेयरर में ही बन सकता है, डेंसर में नहीं बनेगा। अरे बात समझ रहे हो ना, डेंसर में 90 डिग्री बनने का मतलब है कि लाइट रिफ्रैक्ट नहीं कर रही है, अरे क्लियर है ना। चलो, तो 90 माइनस आर की जो सबसे छोटी वैल्यू है वो किससे बड़ी हो जाए, क्रिटिकल एंगल से, तो 90 माइनस आर मैक्स ग्रेटर देन सी, आर मैक्स कितना सी, तो भाई 90 इक्वल्स टू क्या, 90 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, भाई साहब किसके, ग्रेटर देन इक्वल टू 2c, तो c कितना 45, दोनों तरफ साइन लगा लो, तो म्यू का वैल्यू जस्ट ग्रेटर देन √2 होना चाहिए। अरे क्लियर है क्या, पल्ले पड़ा, कोई दिक्कत नहीं, नोट करो, पीछे वाला तो लिखा हुआ है यार सब, अच्छा ये नहीं लिखा हुआ, चलो ये लिखा हुआ है पीछे वाला, ये इसमें से कुछ नया पॉइंट तो था नहीं, कुछ था नहीं, लिखो। हाँ मार्क करा दूंगा, ठीक।
मॉड्यूल में था, बहुत अच्छा था, बन गया ना, बनेगा कैसे नहीं है? बैच टू का एक लड़का था, कहा सर पीडब्ल्यू का मॉड्यूल था तो उसमें लिखा होता 14 सेंटीमीटर, ये 21 सेंटीमीटर वाले आंसर। बैच टू का ये नहीं कराया, लास्ट क्लास में क्वेश्चन कराया था 21 सेंटीमीटर वाला, इसका आंसर कितना आ रहा था? 1.33 पे 12 आ रहा था ना। हाँ, तो कह रहा है नहीं सर आंसर गलत आ रहा है। आप ठीक है भाई, तब जाओ जाओ तुम वही पढ़ लो, ढूंढ लो आंसर। तो फिर ढूंढ ढूंढ के आया, संतोष हुआ उसको, तो कह रहा है सर गलत दिया हुआ था। साले हो गया जी, हो गया हो गया, ये हो गया। स्लाइड आगे बढ़ाएं। ऑप्टिकल फाइबर, नैनो कीमत माने और हम्म हम्म, दूसरे एंड पे ना, दूसरे एंड पे ना, हाँ वही रेडिएशन ही मिलता है, उसी से हम डेटा अलग कर लेते हैं। क्या चीज? ऑप्टिकल फाइबर देखी हो तब फिर? अच्छा तुम क्या चाह रही हो, वहां से बैंड में से लाइट निकलने लग जाए? इंफ्रारेड्स होती हैं वो, दिखाई नहीं देती हैं, सब सब इंफ्रारेड होती हैं, जमीन के अंदर बिछा रहता है। यस, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड रेडिएशन के थ्रू एनर्जी ट्रांसफर की जाती है एक जगह से दूसरी जगह। है तो पार्टिकल, है तो फोटोन ही ना, या यार तो वो भी शो करेगा। अगर तुम कभी ऐसे इंटरनेट पे सर्च करोगे ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क अराउंड अर्थ, जाल दिखेगा एकदम ऑप्टिकल फाइबर का। किसमें? ये क्या है? ये कौन सी मूवी है? रोबोट? ए रुक जाओ। हाँ, सोचो सोचो, हाँ बहुत बढ़िया सवाल पूछे हो। ये पूरी वैल्यू मिनिमम तब होगी जब आर मैक्सिमम होगा, समझे कि नहीं? क्लियर है ना? आर, अभी ये आर केवल मिनिमम नहीं है, ये पूरे का मिनिमम है। जब 90 में से आर की जो सबसे बड़ी पॉसिबल वैल्यू है वो घटाओगे तो क्या ये एंगल सबसे छोटा आएगा? इसका मतलब है 90 माइनस आर मैक्स, समझे कि नहीं? ये पूरे का मैक्स नहीं है, ये बस केवल आर का मैक्स है, और ये मिनिमम किसका है? पूरे का। तो जब मैं आर की सबसे बड़ी वैल्यू माइनस करूंगा तो क्या मेरा ये वैल्यू सबसे छोटा हो जाएगा? जैसे 100 रुपया है, मैक्सिमम एक्सपेंस 60 रुपए का है ना? तो चाहे तो तुम 40 रुपया लिख लो डायरेक्टली, तुम्हारे पास जो बचा, या 90 में 60 लिख लो, बात तो वही हुआ ना, 100 - 60। अभी तो यार बहुत है भाई, मतलब ये मान के चलो, आज कौन सा दिन है? वेंसडे है ना? अभी पूरा प्रिज्म बचा है, पूरा लेंस बचा है। हाँ हाँ, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट नेक्स्ट वीक में मंडे को या ट्यूसडे को हो जाएगा। रोज लेट, रोज लेट। क्या बनाई हो दीदी ये क्या बनाई हो? ये लाइट इस वाले सरफेस पे टकराएगी कि मिड से ही टकरा के वापस ले आओगी? दीदी ये यहां टकराएगी ना। तुम हवा में ही लाइट मोड़ दे रहे हो तुम लोग, अलग टैलेंट है। और जल्दी जल्दी चक्कर में गलत बना लो, जल्दी जल्दी चक्कर में।
हो गया? ये है कि कल अपनी 2 घंटे की क्लास लगेगी ना, कल मोटा मोटा पूरा प्रिज्म खत्म हो जाएगा। बता रहा हूँ, लिखो तो। कल प्रिज्म खत्म हो जाएगा और 2 दिन में, सैटरडे, फ्राइडे और सैटरडे में अपना लेंसेस खत्म हो जाएगा। मंडे या ट्यूसडे को खत्म हो जाएगा रे ऑप्टिक्स। तो 10 तारीख हम टारगेट लेके चले थे, 2 दिन एक्स्ट्रा लग गया। समझ में आया? कोई बात नहीं, अभी इसके बाद फिर एक बार पूरा एक जगह इकट्ठा करवा देंगे लास्ट क्लास में। अभी एक थोड़ा सा अच्छा वर्जन आएगा प्रिज्म, लेकिन तुमको उसका अच्छा वर्जन पढ़ना नहीं है, थोड़ा सा ही पढ़ना है। चलें, आगे बढ़े हो? आगे बढ़ा जाए? कितना रुकवाओगे यार? नाइन्टी माइनस आर की जो पूरे की जो मिनिमम वैल्यू है वो सी से बड़ी होनी चाहिए। तो वो पूरे की जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो तभी होगी जब आर क्या होगा? मैक्सिमम। तो 90 माइनस आर मैक्स ग्रेटर देन सी, और आर मैक्स किसके बराबर? सी के बराबर। तो 90 माइनस सी मस्ट बी ग्रेटर देन सी, तो 2c ग्रेटर देन 90, सी बराबर 45। क्लियर? समझ पाए? नहीं आए हो? अभी आए हो तो कहाँ आएगा? एंजॉय काटो, मौज। हो गया? हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। अरे भाई कितना टाइम ले रहे हो यार? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज मिराज। नहीं, मेरा बॉटल। गौरी का बॉटल क्यों रहेगा? मैं खरीद के लाया था। एक्चुअली जो कॉफी मग्स होते हैं ना, उसमें बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, इसमें देर तक चलता है। तो छोटा सा है भी, कैरी करना भी आसान है, पॉकेट में रख लो। तो देखो मिराज क्या होता है कि भाई साहब, कि मान लीजिए कि आपके पास अगर ऐसे मान लो आपके पास एक पेड़ है, ठीक है ना? गर्मी के मौसम में क्या जमीन बहुत गर्म रहेगी? गर्म रहेगी। तो यहाँ की एयर, यहाँ पे एयर की डेंसिटी कम होगी कि ज्यादा? एयर की डेंसिटी कम हो जाएगी। जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाओगे, टेम्परेचर इसके कंपैरिजन में कम होता जाएगा। अरे कम होता जाएगा ना। अब स्ट्रेटोस्फीयर में मत मत पहुंच जाना। हम 20-25 मीटर तक की हाइट की बात कर रहे हैं, 10 मीटर तक की हाइट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? जहां तक इसकी हीटिंग इफेक्ट का इन्फ्लुएंस रहता है, उसके ऊपर चले जाओगे तो फिर ऊपर जाओगे तो कुछ हिस्से में जहां फोटॉन्स अलग अलग होते हैं, उस हिस्से में गर्मी बहुत ज्यादा होती है और फिर उसके ऊपर ठंडी हो जाती है, ठीक है ना? तो देखो होता क्या है कि अगर हम ऐसे मार्क करें μ1, यहाँ मार्क करें μ2, यहाँ मार्क करें μ3, यहाँ मार्क करें μ4, तो क्या होगा? कौन ज्यादा होगा सबसे? μ4 सबसे ज्यादा, μ3 उससे कम, μ2 उससे कम और μ1 उससे कम। अब सोचो कोई भी रेडिएशन इस सन के ऊपर पड़ा, मान लो विजिबल रेडिएशन, हमको पेड़ देखना है, तो अगर हम यहाँ पर खड़े हैं तो हमको पेड़ कैसे दिखाई देगा? बोलो कैसे दिखाई दे रहा है? 2 तरह से पेड़ हमको दिखाई दे रहा है। एक तो डायरेक्टली इससे लाइट रिफ्लेक्ट होकर मेरे सर पे, मेरी आंखों पे पड़ रही है, ठीक है ना? और दूसरी क्या, कि जब यहां से लाइट निकली ना तो यहां पड़ी, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल की अवे द नॉर्मल? अवे द नॉर्मल। ये वो समय आया जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया? क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया। तो मुझे तो ये वाली लाइट भी दिखी, दिखी ना? एक तो डायरेक्ट लाइट जो दिख रही है वो दिख ही रही है, साथ में क्या कुछ लाइट्स ऐसी भी दिख रही हैं जो जो रिफ्लेक्ट करके आ रही है, जो TIR शो करके आ रही है। तो इन लाइट्स को जब आप पीछे ट्रेस करोगे तो ये लाइट्स क्या यहाँ पर ऐसे पेड़ वाली इमेज बनाएंगे, लेकिन नीचे कोई स्क्रीन तो है नहीं, तो वो इमेज कहाँ बन जाती है? सरफेस पर। अरे भाई सरफेस पर बनेगी,
अब यहाँ की हवा ऐसी तो है नहीं कि रुकी रहेगी, तो वो हवा जो है वो क्या हिलती डुलती नजर आएगी? यस सर, नजर आएगी ना। तो वो क्या करेगी, इस इमेज को हिलाएगी, और अगर ये इमेज हिल रहा है तो यहाँ क्या दिखेगा? पानी, मतलब एक परछाई दिखेगी, पानी नहीं है वो परछाई है, वो शैडो है, वो शैडो हिल रहा है, तो वो हमको कैसा फीलिंग दे रहा है? पानी का। तो बात समझ रहे हो ना? इसी वजह से क्या होता है कि जितने भी डेजर्ट से सटे हुए जंगल होते हैं, वहां पर जितना बड़ा डेजर्ट होता है वहां तक फेंसिंग की जाती है। क्यों फेंसिंग की जाती है? चारों तरफ से उसके बाउंड्री लगा दी जाती है, चाहे वायर की लगा दी जाए, चाहे किसी चीज की लगा दी जाए, क्योंकि जानवर कभी कभार टहलते टहलते जब दिन में अगर एकदम किनारे चले आए, जंगल के किनारे चले आए जहां से उनको रेगिस्तान दिख रहा है, तो क्या होता है कि रेगिस्तान में से क्रेस्ट एंड ट्रफ्स होते हैं, ठीक है ना? तो जहां गड्ढा होगा ना दिन में, वहां उसकी परछाई पड़ रही होगी ऊपर वाले क्रेस्ट की, तो क्रेस्ट की परछाई देखकर ऐसे लगेगा कि वहां क्या है? पानी है, और जानवर चले जाते हैं वहां पानी पीने, और बहुत सारे जानवर मर जाते हैं। क्लियर है? समझ पा रहे हो? इसी से गाना बना, मृग तृष्णा सा मोह पिया, समझे ना? बेचारा मान लो हिरन किनारे, जंगल के किनारे भागते भागते घूम रहा है, उसको दिख गया क्या? पानी है। अब वो भाग रहा है, पानी दिखते ही जा रहा है, रेगिस्तान में भागते भागते मर जाएगा। हाईवे पर भी होता है, यस। हाईवे पे क्यों होता है? क्योंकि कभी भी कोई रोड 100% फ्लैट नहीं होती है, तो जो उसके छोटे छोटे क्रेस्ट एंड ट्रफ्स है ना, वही इमेज बना रहे हैं वहीं पर, तो हमको क्या दिख रहा है वहां पर? पानी बनता हुआ, ठीक है ना? ये होता है मिराज। अच्छा, इसी के साथ एक बहुत पॉपुलर सा पोर्शन है इसका, कहा जाएगा कि अगर मान लो हम तुमसे कहें कि ये तुम्हारे पास एक इंटरफेस है, यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, अगर तुम यहाँ पर एक बल्ब लगा दो, सोचो, अगर बॉटम पॉइंट पे एक बल्ब लगा दो, तो बल्ब से क्या होगा? एक रेडिएशन ऐसे सीधे पास कर जाएगा, अरे कर जाएगा ना? और एक समय ऐसा आएगा कि जब तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर हो जाएगा? क्रिटिकल एंगल के। तो क्या कोई लाइट बाहर निकलेगी? बोलो बोलो बोलो, कोई लाइट बाहर निकलेगी? नहीं। सब क्या होगा? क्या इसी सरफेस के ऊपर ग्रेस कर जाएंगे ऐसे? अरे कर जाएगी ना। तो इसके बाद जस्ट थोड़ा सा आगे पहुंचोगे तो क्या लाइट इसी मीडियम में रिफ्रैक्ट कर जाएगी? तो मतलब इतने ही हिस्से से क्या लाइट बाहर आने वाली? अरे ठीक है ना, ये इट विल बिहेव लाइक ए टॉर्च, बस इसी रीजन से लाइट बाहर आ रही है, जस्ट यहां से। अरे क्लियर है ना? तो अगर ऐसे देखोगे तो ये एक सर्कुलर शेप तुमको दिखाई देगा, क्योंकि जो इधर हो रहा है वही तो इधर भी होगा। अरे होगा ना? तो यहाँ पे तुम नॉर्मल खींचोगे तो क्या लाइट ये भी सरफेस के ऊपर ग्रेस कर जाएगी? अरे कर जाएगी। ये एंगल कौन सा है? क्रिटिकल। तो ये भी कौन सा होगा? क्रिटिकल। ये भी क्या होगा? सी। और ये भी क्या है? सी है ना? है ना? और हम कह रहे हैं कि हम इसको एच हाइट नीचे लगाए हैं, और ये हमारे पास है आर। क्या है भाई साहब? आर। हमसे कहेगा रेडियस बताओ, क्या पूछा? बताएगा क्या पूछेगा? रेडियस ऑफ प्रोजेक्टेड एरिया। रेडियस ऑफ प्रोजेक्टेड एरिया क्या लिखोगे? ये बताओ। टेन सी लिख सकते हो? टेन सी बराबर आर बाई एच, तो आर बराबर कितना होगा? एच टेन सी। होगा कि नहीं होगा? आर बराबर एच टेन सी। और साइन सी बराबर क्या? साइन सी बराबर क्या है? 1/μ। तो टेन सी बराबर कितना होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ना, अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1। नहीं आया? अरे आया हो। तो आर बराबर कितना हो गया? एच बाई अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1। बोलो, नहीं आया? ये समझ आया ये कैसे लिखा? ये टेन सी है, देखो, ये एंगल सी है ना, ये एंगल सी है ना, और ये क्या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो ये कितना हो जाएगा? म्यू स्क्वायर माइनस 1 का अंडर। अरे क्लियर है? तो टेन सी बराबर क्या लिख लिए? टेन सी बराबर एच बाई अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1। टेन सी का वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1। लिखो, जल्दी लिखो। हाँ, मतलब वैसे नहीं, सीधी नहीं निकलेगी, ऐसे निकलेगी पूरी, ऐसे पूरा बीम का एक पोर्शन ऐसे तुमको दिखाई देगा यहां से, रोशनी, बट इसके आगे कोई लाइट बाहर नहीं निकलेगी। हाँ,
हो गया? जब भी बोर्ड से उतारते तो एज इट इज छापने की जगह थोड़ा अपने हिसाब से भी सोच के उतारा करो। हो गया? इतना टाइम क्यों लगा रहे हो यार? इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए। पेड़ नहीं बन रहा सर। हम्म। हो गया? इतना धीरे धीरे लिखते हो भाई तुम लोग। दीदी तुम तब से अभी तक पेड़ ही बना रही हो ना? वाह, बहुत सही। काश तुम लोग स्कूल गए होते तो तुम्हारी ऐसी हालत नहीं होती। हैं? स्कूल वाले लिख के मिटा देते हैं ना तुरंत, और फिर नोट्स भी तो चेक करते हैं। हाँ, ये वाली, ये वाली जस्ट क्रिटिकल एंगल पे सरफेस पर, क्रिटिकल एंगल के जस्ट बाद अंदर, उधर भी अंदर आ रही है, यहां भी अंदर आ रही है। क्रिटिकल एंगल पे सरफेस पे है, क्रिटिकल एंगल के जस्ट बाद अंदर है। ठीक है ना? तो क्या बताया है? क्रिटिकल एंगल वाला पॉइंट डिफाइन नहीं है। तो सरफेस पर हो मतलब जस्ट पहले हो, और अंदर हो मतलब जस्ट बाद हो, तो दोनों को एक ही पॉइंट की तरह कंसीडर किया जा सकता है। हैं? कौन से स्कूल में पढ़ता था बे तू? हैं? त्रिभुवन? उसमें नोट्स में आता है? स्कूल स्कूल का नोट्स मतलब पीडीएफ उसमें आता है? भाई सब स्मार्ट बोर्ड है क्या पूरा? भाई सब पटना में ऐसे स्कूल हैं? डीपीएस में भी नहीं है यार, पूरा प्रोजेक्टर बेस्ड नहीं है, ऐसा ऐसा नहीं है, व्हाइट बोर्ड बेस्ड है। मतलब जाता था स्कूल तू? नोट कर लिया? कर। ये जो हंस रही है दुनिया, ताने कस रही है दुनिया मेरी नाकामियों पे।
ये तो लगा लिए थे ना? अरे भाई ये सब लगा लिए थे, ये सब हो गया था ना? हाँ ये नहीं हुआ था? आसान है यार. A ray of light is incident on angle of incidence 60 degree on the glass slab of refractive index √3. After refraction, the light ray emerges out from the other parallel face at lateral shift between the incident ray and emergent ray is 4 √3 centimeter thickness of the slab. Lateral shift पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए तुम लोगों को? पढ़ाए है ना? क्या पढ़ाए हैं? D बराबर ये फॉर्मूला पढ़ाए? T by cos r sin I minus r. ये नहीं पढ़ाए हैं? ये नहीं हुआ है? अच्छा, ओ मिस हो गया. ओके कोई बात नहीं, अभी हो जाएगा. कोई बात नहीं, छोड़ो, अभी हो जाएगा. ये हुआ था, ये यहां से करना है भाई. ये यहाँ कहाँ हो गया था? ये हुआ था. बनाओ बनाओ. हाँ सी आया था. साइन इनवर्स 8/9 दिया था होमवर्क करने के लिए ना. ये सवाल, क्रिटिकल एंगल ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर इज मिनिमम फॉर. क्रिटिकल एंगल किसका मिनिमम होगा? सोचो. साइन सी बराबर क्या है? 1/μ. जिसका म्यू ज्यादा है उसका क्रिटिकल एंगल कम है ना? अच्छा, जिसका क्रिटिकल एंगल कम है उसके टीआईआर के चांसेस ज्यादा है कि कम है? टीआईआर के चांसेस ज्यादा हैं. क्यों भाई? क्रिटिकल एंगल कम होगा तो जल्दी वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा ना मीडियम के अंदर. तो ये रिलेशन याद रखो. तो अब क्या बोलो, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा तो उसका क्रिटिकल एंगल सबसे कम. तो आंसर क्या हो जाएगा? वाई. अरे हो गया ना? और बताओ ये कह रहा 0 बी आ रहा है. Two transparent media A and B are separated by plane boundaries. The speed of light in those medias are 1.5 into 10 to the power 8 meter per second and 2 into 10 to the power 8 meter per second respectively. The critical angle for ray of light of these two media. तो एक बात जानो, क्रिटिकल एंगल पूछ रहा है ना, छोटी रफ्तार अपन बड़ी रफ्तार, खत्म. छोटी रफ्तार कितनी है? 1.5 इंटू 10 टू द पावर 8. अरे क्लियर. बड़ी रफ्तार कितनी? 2 इंटू 10 टू द पावर. अरे है ना? क्लियर है क्या? क्या होगा? इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा ना. तो क्या बना? साइन सी बराबर कितना बचा? 0.75. 0.75. तो सी बराबर साइन इनवर्स 0.75. कौन सा आंसर है? बी. कौन सा आंसर है? बी. अब तुम सोचो ये मैं कैसे निकाला हूं. ये मैं कैसे निकाला हूं? देखो, साइन सी बराबर क्या है? म्यू रेयरर अपॉन म्यू डेंसर. ठीक है ना? क्लियर है? 1μ2 याद है? 1μ2 याद है? अरे क्लियर है क्या? 1μ2 क्या होता है? μ2 अपॉन μ1. अरे क्लियर है ना? अरे यही तो होता था ना, μ2 अपॉन μ1. ये किसके बराबर होता था? v1 अपॉन v2. वेलोसिटी उल्टा चलती थी कि नहीं? अरे चलती थी ना. तो यहां देखो, ये मीडियम जिसमें रफ्तार ज्यादा, जिसमें रफ्तार कम होगी क्या वो डेंसर होगा, और जिसमें रफ्तार ज्यादा होगी वो क्या होगा? रेयरर होगा. अरे क्लियर है क्या? तो देखो, ज्यादा रफ्तार वाला कहां आ गया? नीचे, और कम रफ्तार वाला ऊपर, क्योंकि म्यू जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्पीड के. म्यू जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वी के. समझ आ रहा है ना? देखो, म्यू2 का कहां गया? v2. म्यू1 का कहां गया? v1. नहीं आया? आया. तो साइन सी का वैल्यू 1 से छोटा रहना. तो छोटी रफ्तार अपॉन बड़ी रफ्तार, दैट्स इट आंसर. समझ पाए? समझ आया? चलो और देखो, ये बताओ, ध्यान से बताना, कोई गलत नहीं करेगा. When light is incident on the interface of a glass and air as shown in figure, if green light is just totally internally reflected, then the emerging ray in air contains, जो रे बाहर निकलेगी उसमें क्या होगा? क्या होगा? बोलो बोलो बोलो. येलो, ऑरेंज और रेड. दिमाग लगाओ. यही होगा, यही होगा. हाँ भाई, क्या होगा? सोचो कौन कौन. ग्रीन, ग्रीन क्या क्या है? ग्रीन का अपना कुछ म्यू होगा. इसके बाद ग्रीन के बाद जो हायर एनर्जी होती है, विबग्योर का सीक्वेंस है ना, वायलेट, ब्लू, इंडिगो, ग्रीन है ना. तो ग्रीन तो सरफेस पे आ गई. वायलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो उसका क्रिटिकल एंगल तो कम होगा. तो जिसका क्रिटिकल एंगल कम होगा वो तो टीआईआर शो करेगा ही. कौन नहीं करेगा?
जिसका क्रिटिकल एंगल ज्यादा होगा। तो ग्रीन से ज्यादा क्रिटिकल एंगल किसका होगा? येलो, ऑरेंज और रेड का, क्योंकि इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है ना, तो इनका क्रिटिकल एंगल। तो इस पर अगर ग्रीन सरफेस पे आई है तो नीचे वो आएंगे जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रीन से ज्यादा है। ज्यादा है गधा बे, एकदम से खच्चर कहीं के, इतनी बात नहीं समझ आ रही है। ये बता, विबग्योर का सीक्वेंस याद है? किसके टीआईआर करने के चांस सबसे ज्यादा हैं? वॉयलेट के ना। सबसे कम एंगल पे करेगा ना, थोड़े ज्यादा एंगल पर, थोड़ा और ज्यादा एंगल पर, थोड़ा और ज्यादा पे। तो अगर ग्रीन टीआईआर शो कर दिया या ग्रीन सरफेस के ऊपर ग्रेस कर गया तो ये तो टीआईआर शो करेंगे ही ना, गाधा। और ये नहीं करेंगे क्योंकि इनको और एंगल चाहिए, क्योंकि इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है कि ज्यादा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है, क्रिटिकल एंगल घट रहा है। अच्छा बोल, म्यू घट रहा है, क्रिटिकल एंगल। क्लियर है क्या? अगर रेड ने टीआईआर शो किया तो सब करेंगे। क्लियर है क्या? ऑरेंज ने किया तो इधर के सब करेंगे, रेड नहीं करेगा। अगर येलो ने जस्ट टीआईआर की कंडीशन मेंटेन की है तो पीछे वाले सब करेंगे, आगे वाला नहीं करेगा। तो ग्रीन वाले ने किया है तो पीछे वाले सब टीआईआर शो करेंगे, उसी मीडियम में रह जाएंगे। बाहर कौन जाएगा? येलो, ऑरेंज और रेड। तो बाहर निकलेंगे येलो, ऑरेंज और रेड। अरे क्लियर है? नहीं आया पहला आंसर। ये देखो क्या कह रहा, ये दिया था, सवाल करे हो ये? नहीं, क्या था? लाइट ट्रेवलिंग एट डिस्टेंस x इन टाइम t1 in air and 10x in time t2 in another denser medium. What is the critical angle for this medium? तो साइन c बराबर क्या लिखोगे? म्यू r अपॉन म्यू d, रेयरर अपॉन डेंसर। क्या स्पीड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? अरे होता है ना। तो रेयरर मीडियम में स्पीड कितना होगा? बोलो बोलो बोलो। x बाई t1, x बाई t1। तो x यहां लिख दो, t1 यहां लिख दो, और म्यू डी में कितना? 10x बाई t2। तो 10x यहां लिख दो और t2 यहां लिख दो। अरे क्लियर है क्या? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है क्या? x से x कट गया तो साइन सी बराबर कितना आ गया? बोलो बोलो बोलो। साइन सी बराबर 10t1 अपॉन t2। अरे नहीं आया? आया? ये देखो, ये म्यू आर बाई म्यू डी लिखा है, क्या इसको वेलोसिटी इन डेंसर मीडियम अपॉन वेलोसिटी इन रेयर मीडियम लिख सकते हो? अभी तो बताया। 1 म्यू 2 का मतलब क्या है? म्यू 2 अपॉन म्यू 1, और ये बराबर किसके? v1 अपॉन v2 के। अरे क्लियर है क्या? तो म्यू आर अपॉन म्यू डी इक्वल टू वी डी अपॉन वी आर। डेंसर मीडियम में, डेंसर मीडियम में कितना डिस्टेंस चला है? 10x ना। कितने टाइम में? t1 टाइम में। वी आर कितना? x डिस्टेंस चला है कितने टाइम में? t2। तो t2 ऊपर चला जाएगा, तो x, हाँ, x टाइम में कितना चला है? x डेंसर वाले में देखो कितना चला है, 10x चला है ना कितने टाइम में? t2 टाइम में। और रेयर में कितना चला है? x कितने टाइम में? t1 टाइम में। कट जाएगा क्या? अरे t1 यहां लिखने से अच्छा ऊपर लिख लेना। तो क्या बचा? 10t1 अपॉन t2। तो सही आंसर सी। नहीं आया? चलिए बरा, ये बरा, इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल फॉर द पेयर ऑफ मीडिया इन कॉन्टैक्ट, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन? बोलो 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 बोलो। In total internal reflection, when the angle of incidence is equal to the critical angle for the pair of media in contact, what will be the angle of refraction? कौन सा होगा? B की C? B की C? C। C क्यों? क्योंकि हम जस्ट अप्रोच कर रहे हैं, समझ रहे हो ना? बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं, तो उस समय यहां पे एंगल कितना माना जाता है? 90 डिग्री। तो जो पहले मिला है वही कंडीशन जस्टिफाइड रहती है। ठीक है ना? बात समझ पाए? जब बढ़ोगे तो पहले क्रिटिकल एंगल आएगा, तब तो उसके पार जाओगे ना। तो वो जस्ट क्रिटिकल एंगल वाली पे पहली सिचुएशन जो आएगी वही प्रोमिनेंट सिचुएशन होगी। ठीक, क्या चीज? हाँ ऑब्वियस ही बात है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पूछा है तो रिफ्रैक्शन तो 90 भी होगा।
रिफ्लेक्शन तो पूछा नहीं, वैसे भी कर सकते, ठीक। और बताओ, ये बताओ, KCET 2013, when a ray of light enters from one medium to another, then its velocity in second medium becomes double the maximum value of angle of incidence, so the total internal reflection may not take place. बोलो बोलो बोलो। अरे साइन सी बराबर क्या लिखोगे? छोटी रफ्तार अपॉन बड़ी रफ्तार। छोटी रफ्तार और बड़ी रफ्तार का रेशियो कितना है? 1/2। अरे है कि नहीं है? तो सी बराबर कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। ले आंसर, खुश हो जा। और देख, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ऐसे ही आएगा एग्जाम में, उस समय याद नहीं आएगा बस। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3 and that of given slab of glass immersed in it is 5/3, what is the critical angle for ray of light? critical angle साइन सी क्या लिखेगा? छोटा अपॉन बड़ा ना, तो छोटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 4/3। बड़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 5/3। क्या 3 ऊपर चला जाएगा? कितना आ गया? 4/5। आंसर कौन सा है? सी। अरे है ना, पक्का जी? चल एक सवाल बना जरा। तो मान लो हम कहें कि ये एक इंटरफेस है, क्वेश्चन है, इस इंटरफेस में यहां पर जमीन में एक बल्ब लगा है 10 मीटर नीचे, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √2। कहा गया ऊपर वाली सरफेस पर कितने रेडियस का, ऊपर वाली सरफेस पर कितने रेडियस का एक शीट रख दिया जाए कि कोई लाइट बाहर ना निकले। ऊपर वाले हिस्से पर, भाई यहां से बल्ब से लाइट बाहर निकलेगी ना, मैं चाहता हूं लाइट बाहर ना निकले, तो मैंने एक शीट रख दी गोल कलर की, तो कितने रेडियस का, गोल मतलब रिंग के साइज का, डिस्क के साइज का, तो कितने रेडियस का रखा जाए कि क्या हो, कोई लाइट बाहर ना निकले, या उसका एरिया कितना हो? कितना मीटर? अरे ये √2 है ना, क्रिटिकल एंगल कितना हो? साइन सी बराबर कितना आ गया? साइन सी बराबर 1/√2 ना, 1/√2, तो सी बराबर कितना? 45 डिग्री। अब सोचो, ये बोलो, अगर ये 45 हो गया भैया, भाई ये 45 हो गया, ये 10 है, तो ऑब्वियस सी बात है ये रेडियस भी कितना होगा? 10। अरे क्लियर है ना? तो रेडियस कितना आ गया? 10। अब कितने लोग मेहनत करेंगे, सर आर बराबर एक फॉर्मूला पढ़े थे, h/√μ² - 1। अब है तो μ√2 है, 2 डाल के देख ले यहाँ पे। अरे बात समझ आई ना? तो 2 √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 2 में से 1 गया 1, तो आर बराबर एच। आर बराबर एच। चल एक सवाल और बना। मैंने कहा कि यहां से 5 मीटर नीचे हमने एक बल्ब लगा दिया, या चलो 4 मीटर नीचे एक बल्ब लगा दिया, ठीक है ना, और हमने कहा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 5/4। कितना दे रखा है? 5/4। अपने को बताओ क्या होगा इसका, क्या भाई साहब, कितना एरिया से लाइट बाहर निकलेगी? प्रोजेक्टेड एरिया, कितने लाइट से, कितने एरिया से लाइट बाहर निकलेगी? म्यू बराबर दे रखा है 5/4। क्या लिखोगे? क्या क्रिटिकल एंगल निकल जाएगा? कितना होगा क्रिटिकल एंगल? अरे क्रिटिकल एंगल हो 53, साइन 53 हो जाएगा ना? नहीं आया। साइन सी बराबर म्यू लिखोगे कि 1/μ? 1/μ। सोचो, इसको 5/3 कर लो, छोड़ो, इसको 5/3 कर लो, तो ये कितना हो जाएगा? 5/3 कर लोगे तो कितना हो जाएगा? 3/5। तो सी बराबर 53 डिग्री, 37 डिग्री। सी बराबर कितना हो जाएगा? 37 डिग्री। अरे हो जाएगा ना? सोचो, यहां से लाइट यहां पे गई होगी, ये तुम्हारे पास 37 है, तो ये भी तुम्हारे पास कितना है? 37 है। ये 4 है, तो ये कितना हो जाएगा? 3। अरे होगा कि नहीं होगा? तो रेडियस डायरेक्टली कितना आ गया? 3। आर बराबर 3 मीटर। अगर एरिया पूछता तो हम एरिया क्या लिख लेते? πr²। क्या इस तरह के सवाल बना लोगे? अरे बना लोगे? कौन नेता, कब आए हो तुम? हाँ, कौन मनाली गया था? मनाली गए थे घूमने? झूठ बोल रहा है ना? कोई बात नहीं, बढ़िया है, घूमना फिरना जरूरी है यार, पढ़ लिख के कोई राजा हुआ है। ये बोलो तो जरा, बात तो सही है सर।
अरे बात समझ रहे हो? ये एक क्वार्टर सर्कल है, इसका रेडियस आर है और इसका डायमीटर डी है। रेडियस आर है और डायमीटर डी है। यहां से मैंने एक टॉर्च प्रोजेक्ट किया और ये ट्रांसपेरेंट पाइप है। कैसी पाइप है? कैसी पाइप है? यहां से आपने एक टॉर्च ऐसे प्रोजेक्ट किया, तो आप चाह रहे हैं कि कोई लाइट इसके बाहर ना निकले। यहां से जितनी लाइट एंटर की है सारी की सारी लाइट यहां से बाहर आ जाए। अरे क्लियर है ना? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या दे रखा है? म्यू। क्या दे रखा है? म्यू। ये आपसे सवाल ही पूछ लिया गया, बताइए म्यू क्या होगा कि सारी की सारी लाइट बाहर आ जाए। एक भी लाइट यहां से बाहर नहीं निकलनी चाहिए, इस सरफेस से एक भी लाइट बाहर नहीं निकलनी चाहिए। पल्ले पड़ रहा है? सवाल समझ पाए? यहां से आपने एक टॉर्च जलाई, सारी बीम्स इसके थ्रू यहां से बाहर आनी चाहिए, कोई बीम यहां से बाहर नहीं जानी चाहिए। दैट्स इट। तो क्या करेंगे? क्या करेंगे बोलिए? ये बताइए, क्या यहां से एक रे निकल के यहां पड़ेगी, यहां से यहां पड़ेगी, यहां से यहां पड़ेगी, यहां से यहां पड़ेगी? पड़ेगी ना? मान लीजिए बीम है, क्या एक रे यहां से भी जाएगी, यहां पड़ेगी? पड़ेगी ना? अब सोचिए, क्या सेंटर से ही हरदम नॉर्मल खींचेंगे? अरे खींचेंगे ना? तो देखते रहिए, सबसे कम चांसेस किसके हैं टीआईआर ना शो करने का? सबसे छोटा एंगल ऑफ इंसिडेंस किसका है? इस वाली रे का या सबसे टॉप वाली का? सबसे टॉप वाली का। अगर ये टीआईआर ना करे, मतलब ये बाहर ना निकले, ये टीआईआर कर जाए, तो और सब तो कर ही जाएंगे। अरे नहीं आया, समझ पाए? सोचो, क्या ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इससे बड़ा है? मतलब ये सबसे बड़ा है, ये थोड़ा और छोटा है, ये थोड़ा और छोटा है, यहां थोड़ा और छोटा है, ये सबसे छोटा है, रहे कि नहीं? अगर ये लाइट इस एंगल पर टीआईआर शो कर जाए, तो क्या बचे हुए सब पे कर जाएगी? अरे कर जाएगी ना? तो आई इक्वल्स टू क्या मान लें? बोलो बोलो बोलो, सी मान लें। यही एंगल निकालना टास्क है अपना। कैसे निकालिएगा बोलिए? ये पूरा कितना है? आर। कितना है? कितना है? आर। यहां पे आपने ये एंगल क्या देखा? सी। क्या मान लिया? सी। तो साइन सी बराबर क्या होता है? अरे साइन सी बराबर क्या होता है? साइन सी बराबर 1/μ। अब यही साइन सी की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे? ये आपके पास आर है, ये आपके पास डी है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलिए? ये देखिए, इस ट्रायंगल को अगर हम ऐसे बाहर निकाल दें, इस ट्रायंगल को अगर हम ऐसे बाहर निकालते हैं, तो ये वैल्यू यही तो, अरे यही लाइन तो सीधी जा रही है ना, तो ये कितना है? आर। कितना है? आर। और ये एंगल कितना है? सी। तो ये कितना होगा? कितना होगा? आर साइन सी की आर कॉस सी की आर बाई साइन सी? आर बाई साइन। अरे क्लियर है क्या? अरे समझ आए? तो यहां क्या हो गया? आर 1/, यहां क्या लिख लेंगे? आर बाई साइन सी। तो साइन स्क्वायर सी बराबर कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर सी बराबर कितना? आर। और साइन स्क्वायर सी का वैल्यू कितना? अरे साइन सी का वैल्यू तो 1/μ² हो गया ना। ये कितना हो गया? आर। अरे क्लियर है? नहीं आया? साइन सी का वैल्यू क्या निकालें ये बताओ? यहां से साइन सी का ये आर पता है, ये कितना पता है? सी पता है। तो ये हाइपोटेन्यूज कितना है? आर अपॉन साइन सी। हाइपोटेन्यूज है ना? आर अपॉन साइन सी। हाँ यार, ये क्या कर रहा था? साइन सी का वैल्यू पहले ये बताओ किसके बराबर? साइन सी किसके बराबर है? 1/μ के। यहां पर आर हो गया और ये लेंथ अपने पास सी हो गया, एंगल अपने पास सी हो गया, और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया? अब इसी सी को एलिमिनेट करना है। तो सी को कैसे एलिमिनेट करोगे? साइन सी का वैल्यू क्या डाल सकते हो? सी का साइन सी का वैल्यू क्या डाल सकते हो? हाँ नहीं नहीं, उससे क्या फायदा होगा? साइन सी का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? कुछ तो मिस हो रहा है सवाल में यार। म्यू निकालना है तो क्रिटिकल एंगल निकालना पड़ेगा ना। क्रिटिकल एंगल कैसे पता चलेगा अपने को? आर पता, एक और चीज पता होनी चाहिए ना क्रिटिकल एंगल के लिए। क्रिटिकल एंगल पता चल जाए तो काम बन जाए। ये अपने पास आर है, ये अपने पास डी है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बराबर सी है।
तो साइन सी बराबर हो गया अपने पास 1/μ। सिमिलैरिटी बनेगी क्या? कोई ट्रायंगल की सिमिलैरिटी बनेगी क्या? नहीं बनेगी। नहीं बनेगी, किसी ट्रायंगल की सिमिलैरिटी नहीं बनेगी। छोड़ो, पता नहीं कुछ मिस हो रहा है सवाल में। करा दूंगा, कल करा दूंगा, देख लूंगा कल। हाँ, इसको ऐसे रहने देंगे, इसको ऐसे रहने देंगे। थोड़ा बहुत अगर तुम सोच पाना तो सोचना। इसके बाद टीआईआर के पहले हमारा एक टॉपिक रह गया था, कौन सा वाला? हाँ, लेटरल शिफ्ट। टाइम पास से देख लो थोड़ा सा, देखो। लेटरल शिफ्ट, लेटरल शिफ्ट क्या कहता है कि अगर तुम्हारे पास एक ग्लास स्लैब है, मान लो ऐसे रखा हुआ है, इस ग्लास स्लैब की थिकनेस है टी। ग्लास स्लैब की थिकनेस कितनी है भाई साहब? टी। क्लियर है? यहां पर कोई लाइट पड़ती है और एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है आई। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? आई। लाइट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे द नॉर्मल? टुवर्ड्स द नॉर्मल। इसको क्या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर लिख लेते हैं। यहां क्या लिखेगा बोलिए? ये आर है तो ये भी क्या होगा? आर। तो यहां क्या होगा? ई। अरे होगा ना, एंगल ऑफ इमरजेंस। क्या दोनों इंटरफेस पे एंगल सेम बन रहा है? यहां भी आर और यहां भी, तो क्या आई और ई बराबर होंगे? आई और ई बराबर होंगे। समझ पा रहे हो ना? अगर दोनों इंटरफेस में एंगल सेम बना है तो आई और ई दोनों बराबर होंगे। क्लियर है? पक्का जी? अभी यही आएगा प्रिज्म में काम। तो भाई साहब क्या लिखोगे यहां पे? अगर मान लो ये स्लैब ना होता तो क्या ये रे ऐसे सीधी चली जाती? तो ये वैल्यू कितनी हो गई? डी। क्या अपनी जगह से डी शिफ्ट हो गया? तो इस डी का वैल्यू निकालना है अपने को। ये बताओ, थिकनेस कितना पता है अपने को? टी कितना है? टी। अच्छा, इस वाले पॉइंट को अगर हम पी बोल दें, इस वाले को एन बोल दें, इसको ओ बोल दें, ओ पी क्यू जो भी मान लो, इसको क्यू बोल दें, तो ये बताओ ओपी की वैल्यू, क्या ओपी दो राइट एंगल ट्रायंगल के बीच में कॉमन है? देखो, एक ट्रायंगल है पी ओ क्यू और एक ट्रायंगल है क्या? ओ पी एन। है कि नहीं? दोनों में क्या पीओ कॉमन है? अरे है कि नहीं? यहां आर है और ये वैल्यू कितनी है? टी। टी है ना? तो ओपी बराबर क्या लिख सकते हो? ओपी बराबर क्या टी बाई कॉस आर लिख सकते हो? देख लो, देख लो, देख लो। ये एंगल आर है। हम ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, फ्रॉम ट्रायंगल ओपीएन, फ्रॉम ट्रायंगल ओपीएन। ओपी बराबर कितना? अरे बेस अपॉन कॉस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है ना। तो कॉस आर बराबर क्या लिखोगे पहले ये बताओ? कॉस आर बराबर क्या लिखेंगे? जिससे थीटा जुड़ा है क्या वो बेस होता है? उसके सामने परपेंडिकुलर और ये क्या? हाइपोटेन्यूज। तो कॉस आर बराबर ओपी अपॉन नहीं बता, पीएन अपॉन ओपी। पीएन अपॉन ओपी। तो ओपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पीएन कितना है? टी। और यहां क्या हो गया? कॉस। अरे समझ गए भाई? तुम लोगों को आया, पल्ले पड़ रहा है? अब इसके बाद क्या करना है? बताओ बताओ बताओ। इसके बाद क्या दूसरे वाले ट्रायंगल को देखें? सोचो, ये आई है तो ये पूरा आई होगा कि नहीं होगा? ये वाली रे और ये वाली रे आई होगा ना? ये कितना होगा? आई माइनस आर। तो अब हम बात करें फ्रॉम ट्रायंगल ओ क्यू पी। ओ क्यू पी हमको क्या चाहिए था? ओ क्यू ना? क्या चाहिए था? ओ क्यू। तो हम कह रहे हैं एक काम करो, साइन आई माइनस आर लिख दो। तो इसको लिख सकते हो ओ क्यू अपॉन ओपी। लिख सकते हो ओ क्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। देख लो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर दिख रहा है क्या है? ओ क्यू। और हाइपोटेन्यूज क्या है? ओपी है ना? अरे है ना? चलो, तो ओपी का वैल्यू क्या निकाले हो? बोलो। ओ क्यू जो है यही शिफ्ट है, इसी को डी बोलते हैं। और ये क्या है? ओपी की जगह क्या लिख सकते हो? टी बाई कॉस आर इंटू साइन आई माइनस। अरे समझ आया कि नहीं? अच्छा सोचो, अगर हम तुमसे कहें कि थिकनेस बढ़ा दो, तो बताओ लेटरल शिफ्ट। थिकनेस बढ़ाओगे तो लेटरल शिफ्ट बढ़ेगा। अच्छा, कुछ और बातें याद रखना है उसको। इस फॉर्मूले को देख के सवाल नहीं पैदा करना है, ठीक है ना? क्योंकि उतनी अभी आपकी रीच के थोड़ा बाहर है। तो हम एक बात लिखेंगे कि अगर हम आई बढ़ा रहे हैं तो हमारा डी बढ़ेगा। ठीक है ना? हम आई बढ़ाएंगे तो हमारा डी बढ़ता है। ठीक ना?
वैसे आप इस फॉर्मूले से देखेंगे तो आपको ख्याल आएगा सर आई बढ़ रहा है तो आर भी तो बढ़ रहा है। अरे आएगा सर कॉस आर तो घट रहा है, कॉस आर घट रहा है ना, डिनोमिनेटर छोटा हो रहा है, डिनोमिनेटर छोटा हो रहा है, न्यूमरेटर बड़ा हो रहा है। अरे क्लियर है? तो सर हमको कैसे पता डी? रे डायग्राम से भी आप थोड़ा इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है ना। अदरवाइज आप याद कर लीजिए कि आई बढ़ेगा तो डी बढ़ेगा। अच्छा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाएंगे तो तब भी डी बढ़ेगा, डी कभी घटता नहीं है। क्लियर है ना? ग्लास स्लैब में डी जो है वो म्यू के भी लीनियरली प्रोपोर्शनल है, डी के भी लीनियरली प्रोपोर्शनल है, सॉरी मतलब आई के भी और टी के भी लीनियरली प्रोपोर्शनल है। अब मान लो हम तुमसे सवाल पूछें, टू बीम्स ऑफ रेड एंड ग्रीन आर passing from a slab, passing from a glass slab. Comment on lateral shift. किस में ज्यादा होगा? किस में ज्यादा होगा? ग्रीन में। क्यों? म्यू ऑफ ग्रीन इज ग्रेटर देन म्यू ऑफ रेड, देयरफॉर डी ऑफ ग्रीन विल बी ग्रेटर देन डी ऑफ रेड। कर पाओगे? अरे कर पाओगे? और नॉर्मल शिफ्ट में तो क्लियर ही है, नॉर्मल शिफ्ट क्लियर है ना। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसमें शिफ्ट ज्यादा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसमें शिफ्ट ज्यादा, या फिर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसकी एपरेंट डेप्थ कम। अरे यार रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ होता है ना, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसकी एपरेंट डेप्थ कम, मतलब उसका शिफ्ट ज्यादा। अरे क्लियर है ना? मान लो अगर हम येलो कलर की लाइट यूज कर लें और ब्लू कलर की लाइट यूज कर लें तो किसका एपरेंट डेप्थ ज्यादा होगा? किसका एपरेंट डेप्थ ज्यादा होगा? एपरेंट डेप्थ सरफेस से नाप रहे हो ना, तो सरफेस से वो ज्यादा नीचे होगा जो कम शिफ्ट हुआ है। तो कौन कम शिफ्ट हुआ है? येलो, येलो का शिफ्ट कम है और वॉयलेट का शिफ्ट ज्यादा है। ये तुम्हारी सरफेस है, तो सरफेस से पास में कौन होगा? एपरेंट डेप्थ तो पास वाली है ना, तो वॉयलेट पास होगा। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसका एपरेंट डेप्थ, उसका एपरेंट डेप्थ कम होगा, उसका शिफ्ट ज्यादा होगा। तो क्लियर है ना? पक्का ना? यस। चलिए अब देखिए सवाल था, ये सवाल है, कह रहा है a ray of light is incident at an angle of 60 degree on the glass slab of refractive index root 3. After refraction the light ray emerges out from the parallel faces and lateral shift between incident ray and emergent ray is 4 root 3 centimeter. The thickness of the glass slab is, तो क्या लिखेगा? thickness of the glass slab, पहले d का फॉर्मूला क्या है? बोलिए बोलिए बोलिए, t बाई cos r ना, इंटू साइन आई माइनस आर, साइन आई माइनस आर। हमारा क्या ऐसे कुछ सीन है यार? लाइट इस स्लैब के ऊपर कितने एंगल पर पड़ी है? कितने एंगल पर? 60 डिग्री पे ना। देखो लाइट यहां पे पड़ रही है ऐसे, नॉर्मल से कितना एंगल बनाते हुए? 60 डिग्री। क्या मुड़ जाएगी? क्या फिर यहां 60 डिग्री से बाहर आ जाएगी? अरे आ जाएगी हो। अच्छा बहुत बढ़िया, गुड जॉब। तो ये वाला एंगल बता सकते हो कितना होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है? √3। तो यहाँ क्या लिखोगे? 1 इंटू साइन 60 बराबर √3 इंटू साइन आर बराबर 1/2, मतलब आर बराबर 30 डिग्री। साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है ना, क्या √3 से √3 कट जाएगा? ले भाई हो गया। तो आर बराबर कितना हो गया? 30 डिग्री। तेरे से पूछा क्या? डी की टी, डी की टी, टी ना, डी दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ है जी? 4√3। क्या टी पता है? नो सर। कॉस कॉस आर, आर का वैल्यू कॉस 30। अरे क्लियर है ना? और यहाँ पे कितना? 60 माइनस 30, ये भी कितना हो जाएगा? 30। तो 4√3 बराबर टी बाई टेन 30। क्या? और टेन 30 का वैल्यू 1/√3, तो टी बराबर कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर। कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर। मेंस 24 जून, सेकेंड शिफ्ट 2022। अब बताओ इसमें ऐसा क्या है कि जो नीट में नहीं पूछा जा सकता? बोलो दीदी, नींद ना आए पूरा हुआ है? क्या हुआ? सोशल मीडिया ज्यादा चल रहा है तो काहे नींद आ रहा है? सर बोर कर रहे हो? हाँ भाई समझ नहीं आ रहा सर, कुछ क्या करें, आएगा ही।
दीदी थोड़ा जाग के पढ़, जब जागी रहेगी थोड़ा इंटरेस्ट दिखाएगी तब आएगा। अब बोल तो मैं कल से जोकर वाली नाक लगा के आऊं, ऐसे लिपस्टिक पोत के आऊं इतना इधर इधर तक। हाँ हाँ हाँ, कान खड़ा हो जाता है ऐसे वाला। हाँ टोपी, यस। रोज अलग अलग, एक दिन जटा वटा बांध के बढ़िया विग विग लगा के आऊं। हाँ, ये देखो ये क्या कह रहा है। अ ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस 3 सेंटीमीटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल, तो हो गया था ना, हुआ था। ये तो शिफ्ट का सवाल है यार, हो गया था ना। हाँ, ये सब हो गया था, ये भी हो गया था, ये सब हो गया था। चलो बढ़िया, एंजॉय करो और क्या फिर। आज का टाइम भी हो गया। ये सवाल बनाए थे, इसका टेक्निक पता है ना। क्या जितना इधर उतना इधर बना दोगे? क्या एक्स को इधर ले आओगे, इन दोनों के बीच का टोटल गैप लिखोगे, और टोटल गैप को क्या लिखोगे, 2x प्लस 2t/μ। ये ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का गैप है ना, खत्म बात। अरे यही तो था, ये था आपका, मतलब मोटा मोटा एक दो पार्ट कवर हुआ। इसके बाद अगला पार्ट है प्रिज्म। ग्लास स्लैब हो गया, अगला पार्ट है प्रिज्म। उसके बाद अगला पार्ट है लेंसेस। लेंसेस का ये एक पार्ट है, वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। आसान है, आसान है, आसान है। कल ज्यादा कवर होगा, कल तो अपनी आखिरी क्लास है ना, कल तो आखिरी क्लास है ना। हाँ चल मिलते हैं।